अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में व्याख्यान का हुआ आयोजन। न्यायाधीश सुश्री सुधा पांडेय बोली, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को शासकीय राजा भोज महाविद्यालय में व्याख्यान का आयोजन किया गया। माननीय व्यवहार न्यायालय कटंगी न्यायाधीश सुश्री सुधा पांडेय और अधिवक्ता संजय खोबरागड़े इस व्याख्यान में प्रमुख रूप से शामिल हुए, जहां माननीय न्यायाधीश ने पढ़ाई लिखाई, नैतिक शिक्षा, विधिक जानकारी के साथ ही महिलाओं का उत्थान किस तरह से संभव है, इस पर काफी विस्तार से अपनी बात रखी। माननीय न्यायाधीश ने बताया कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कैंपेन थीम इंस्पायर इंक्लूजन है, जिसका अर्थ है महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। इस थीम का अर्थ महिलाओं के लिए एक ऐसे समाज के निर्माण को बढ़ावा देना है जहां महिलाएं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके, सशक्त महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। वहीं अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के जरिए छात्र छात्राओं से संवाद कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जानकारी दी। वहीं महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक स्वप्निल पाटिल और निगहत खान ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कुसुमलता उइके, शीतल गुजरे, कविता अहिंगारे मंचासीन रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को न्यायाधीश के हस्ते प्रमाण पत्र वितरित करवाए गए। इस दौरान न्यायालय से सहायक देवेंद्र ठाकरे, कोर्ट मुहर्रिर राकेश मेश्राम, आरक्षक राहुल चौधरी, छत्रपाल बघेल, सना खान भी मौजूद रही। है ना, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, तो ये वाला भेदभाव तो यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। अब बात आती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सभी को पता है ना, बालिका दिवस के बारे में पता है, लेकिन पुरुष दिवस के बारे में क्यों नहीं पता है? ऐसा क्या कारण है इसके पीछे? मुख्य बात यह है कि जो इसकी जो हिस्ट्री है हमारी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में यदि हम विचार करें तो आज से जो 1908 उसके पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एक ही काम के लिए महिलाओं और पुरुष को अलग अलग वेतन मिलते थे। अधिक काम करने पर भी महिलाओं को कम वेतन मिलता था, जिसके कारण जो है लंदन में फैक्ट्री वर्कर्स जो लेडीज थी, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे 1911 में, 1918-19 में और 1975 तक इसी प्रकार से आंदोलन चलते रहे। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही। इसी बात से हमको ये पता चलता है कि महिलाओं के पास सारे अधिकार उपलब्ध नहीं थे उस समय। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। लड़ने के बाद आप सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स हमको स्कूल भेजते हैं, है ना, हमारा फीस देते हैं, उनको लगता है हमारी बच्चियों को पढ़ना चाहिए। जैसे भी और वक्ताओं ने कहा, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, साइंटिस्ट में जो कल्पना चावला थी, जो नासा गए थे, है ना मैडम, और जो ज्योतिबा फुले जी, जिनके बारे में संजय खोबरागड़े जी ने बताया कि वो पहली महिला थी जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। तो इन लोगों को कितना ज़्यादा प्रयास करना पड़ा होगा, जो हमारे हिस्ट्री में जो महिलाएं थी उनको कितना प्रयास करना पड़ा होगा। आप खुद सोच के देखिए, हमको यदि कोई छोटा सा डिसीजन लेना पड़ता है, हम अपने घर में बताते हैं हमको ऐसा ऐसा करना है, ये स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, जो भी, फिर उसके ऊपर हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं कि नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, तुमको ये लेना चाहिए। आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि ये फील्ड ठीक नहीं है, आपको ये लेना चाहिए। तो आपका जो विचार है उससे परिवर्तित होता है। हम पेरेंट्स की बात सुने, हम अपने फ्रेंड्स की बात सुने, लोग क्या अधिकतर जो मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके का जो कंफ्यूजन आ जाता है। ये क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो सोचने की जो शक्ति है वो दृढ़ नहीं है। हम कंफ्यूज क्यों हैं? हमें उस कंफ्यूजन को दूर करना है ना। ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? एजुकेशन से हो सकती है। हमारे संविधान ने शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को दिया है, चाहे वो
पुरुष बच्चे हो चाहे महिला बालिका हो चाहे बालक हो, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस शिक्षा का अधिकार क्यों दिया गया है ना? अधिकतर जैसे कुछ लोगों से पूछे आप बड़े होंगे क्या बनोगे, हम तो शादी कर लेंगे, है ना, या हम कुछ भी छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ा लेंगे, पार्लर खोल लेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग अलग अलग बताते हैं, है ना। तो अभी जैसे मैडम ने कहा, खान मैडम ने कहा और जो सर ने कहा, संजय कुकड़े जी ने कहा, हम आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, एसपी बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हम क्यों नहीं सोचते, है ना। हमको जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, दो तरीके की शिक्षा होती है। एक जो होता है हम जो स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, है ना। दूसरा जो शिक्षा होती है वो नैतिक शिक्षा होती है, मोरलिटी, मॉरल शिक्षा, जो हमको समाज को और अच्छा बनाने में सहयोग करती है। हम जो यहाँ पर आते हैं, हमने जो शिक्षा ग्रहण कर ली, है ना, सिर्फ इतनी ही शिक्षा नहीं है, हमको मॉरल शिक्षा भी प्राप्त करनी है, जो कि भविष्य में हो सकता है हमारे सिलेबस में आ भी जाए कि मॉरल शिक्षा भी दी जाए, संविधान की शिक्षा भी दी जाए, धर्म की शिक्षा भी दी जाए। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, जो एक ह्यूमन का जो धर्म रहता है ना, एक मानव का जो धर्म रहता है, उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए हमारे पास। हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इसकी शिक्षा भी हमें होनी चाहिए। संजय कुकड़े जी ने एक उदाहरण दिया था कि एक बहू रहती है, एक सास रहती है और एक माँ रहती है। ये तीनों लेडीज हैं, तीनों महिलाएं हैं, है ना। तीनों ही महिलाएं हैं, तीनों को अपने अधिकार मालूम है, अपने कर्तव्य मालूम है। अब इनका कहना था मुख्य कारण ये होता है कि बहू का अपनी माँ के प्रति विशेष लगाव रहता है, अपनी सास के प्रति नहीं रहता। सास का अपनी बहू के प्रति विशेष लगाव नहीं रहता, अपनी बेटी के प्रति रहता है। वो गिलास वाला जो एग्जाम्पल दिया इन्होंने, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? आप लोग जो यहाँ पर जितनी भी छात्र छात्राएं बैठी हैं, शिक्षक शिक्षिका बैठी हैं, किसी का किसी से मनमुटाव तो नहीं है, मतभेद नहीं है किसी का किसी से, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि घर के भीतर ऐसे मतभेद हो जाते हैं? वो क्यों आप लोगों की तरह नहीं रह सकते? बहन की तरह क्यों नहीं रह सकते? माँ बेटी की तरह क्यों नहीं रह सकते? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? ऐसा क्यों होता है? टीवी में जो सीरियल आते हैं उसमें भी कोई एक खलनायिका रहती है, बहू भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार से जो सास रहती है वो कहती है कि हमारी बहू ठीक नहीं है, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है दायरा, है ना। सभी का अपना अपना एक दायरा होता है। अगर हम अपने दायरे में रहकर अपना काम करते हैं, तो जिस तरीके से आप लोग स्टूडेंट हैं, है ना, आप लोग जो है, आपको पता है आपका टारगेट क्या है। जैसे आप किसी भी जैसे बीएससी करना है, बीएससी फाइनल ईयर करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका एक टारगेट है। घर के अंदर कोई टारगेट नहीं रहता, किसी का कोई गोल नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता, सब बस चले जा रहे हैं, है ना। बहू का काम है सुबह उठना वगैरह वगैरह, जो भी काम है करना, रात तक करना, उसके बाद उसका काम खत्म। वैसे ही सास का भी जो भी काम है वो उस काम को करती है, किसी का कोई गोल। एक बात और कही जाती है, यदि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम किसी और के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हम अपना सपना पूरा करें या अपनी पूरी जिंदगी जो है किसी और के सपने को पूरा करने में लगा दें, जहाँ हमारी कोई मेरी आवाज आ रही है ना, मेरा गला बैठा हुआ है। तो हमें जो है अपने सपनों को सोचना चाहिए। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमको एक गोल बनाना चाहिए, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, घर में कोई बहू हो, चाहे सास हो, सभी का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। हमको जो ये जीवन मिला है, ये ऐसे ही वेस्ट करने के लिए नहीं मिला है कि हम सुबह उठ करके शाम को सो जाए, हमारा जीवन खत्म होता जाता है। 7 साल कब 60 साल हो जाता है किसी को पता नहीं चल पाता, है ना। तो हमको भी कंट्रीब्यूशन देना है, कंट्री को कंट्रीब्यूशन देना है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन देना है। तो कंट्रीब्यूशन हम कब देंगे, जब हम एजुकेशन प्राप्त करेंगे और जो हमारा जो और लोगों के साथ जो हमारा संबंध अच्छा कब होगा, जब हम नैतिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। हमको पता होना चाहिए कहाँ से किससे कितनी बात करनी है, किस चीज़ से किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तभी हम आगे जो है ये सोच सकते हैं कि परिवार के अंतर्गत इस तरीके की मनमुटाव नहीं होगी।
अब जो व्यक्ति परिवार के अंतर्गत के मनमुटाव को नहीं खत्म कर सकता, वो सोसाइटी को और देश को क्या कंट्रीब्यूट करेगा, है ना? होता है ना? तो ये जो है, ये हमारा एक उद्देश्य हो जाता है। अब बात आती है कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, पुरुष दिवस के बारे में लोगों को मालूम क्यों नहीं है। उसका कारण ये है हमारी रूढ़िवादी सोच, है ना, जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग रहती है वो है। जो हमारा इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसका जो थीम है, इसका थीम ही है ये इनसाइड इंक्लूजन, यानी कि जो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है इसको खत्म करना और महिलाओं को और आगे बढ़ने में प्रेरित करना। महिलाएं जो है आगे बढ़ने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि मैन पावर की कमी होती है कंट्री में। सिर्फ पुरुष काम करें यदि कंट्री में और महिलाएं काम नहीं करती हैं तो इससे कंट्री को नुकसान होता है, क्योंकि मैन पावर की कमी हो जाती है ना। महिलाएं और पुरुष बराबर है ऐसा सभी कहते हैं। आप सभी यहाँ बैठे हुए ना, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, गर्ल्स भी पढ़ रही है, बॉयज भी पढ़ रहे हैं, सभी एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। बराबरी है कि नहीं है? बराबरी है ना। आप लोगों का फीस बराबर है कि नहीं? फीस भी बराबर। लड़कियों की कम है क्या? ठीक है, लड़कियों की तो कम है, वो उसका कारण जो है वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है उससे लड़कियों को ऊपर उठाना है, ठीक है। इसीलिए है एक समय जरूर आएगा जब दोनों की फीस बराबर होगी, ठीक है। ये जो भेदभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, फ्री शिक्षा देने का जो ये प्रयास है ना, ये जो स्टाइपेंड्स वगैरह दिए जाते हैं, ये प्रयास क्यों किया जा रहा है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है वो आगे बढ़े। जो परिवार रहता है जिसके पास पैसे की कमी है, वो सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक लड़का है, बेटा है, एक बेटी है, तो बेटे को पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, बेटी को पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो ऐसे में ये जो गवर्नमेंट की ये जो स्कीम्स रहती हैं कि फ्री शिक्षा दी जाए, 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए, ये स्कीम उन बालिकाओं को मदद करती है कि वो आगे बढ़े और पढ़े, है ना। और एक चीज़ और है, जो हम पढ़ रहे हैं, हमको लगता है हम पढ़ रहे हैं, फिर घर वाले रिश्ते ला रहे हैं, शादी के सामने बोला है नहीं, मैडम ने कहा था, तो शादी के लिए रिश्ते आते हैं और उसके बाद फिर शादी करा दी जाती है ना। हम बोल नहीं पाते हैं, जिस व्यक्ति का गोल होता है वो जरूर बोलता है ना। सभी के पास एक टारगेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टारगेट होता है तभी पैशन होता है, और जहाँ पैशन होता है उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों का टारगेट। आप लोग अभी कॉलेज में हैं, आगे आप लोगों को क्या करना है उसके संबंध में बहुत सारे काउंसलिंग्स वगैरह भी होती हैं, और आपको यूट्यूब में भी बहुत सारी इसमें चीज़ें पता चलेगी कि आप किस फील्ड में किस प्रकार से जाते हैं। हर चीज़ के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। हमारे टाइम में हमको मालूम नहीं था कि किस क्या करने से क्या बनते हैं, लेकिन आज के टाइम में आप लोगों के पास सोशल मीडिया के रूप में और जो यूट्यूब वगैरह है, इसके रूप में आप लोगों के पास बहुत सुविधाएं आ गई हैं। तो आप लोगों को ये जो सुविधाएं हैं इसका प्रयोग करना चाहिए, है ना। हम लोगों ने देखा, हम लोग कल महाशिवरात्रि है ना, अर्धनारेश्वर की मूर्ति देखी आप लोगों ने, है ना। 50% पार्वती माता, 50% महादेव रहते हैं। तो ये क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रतीक है। ये दिखा रहा है कि महिला और पुरुष बराबर हैं, उनको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, है ना। बराबर का वेतन मिलना चाहिए, बराबर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल चीज़ें बताती हूँ। ये कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत छुट्टी लेती हैं, है ना, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव वगैरह वगैरह लेती हैं। ये वाली चीज़ें भी उठती हैं कि जब तो उनको कैसे बराबर माना जाए। वो बहुत छुट्टी लेती है, कम काम करती है, ऐसी भी कुछ लोगों की थिंकिंग होती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है, मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव क्यों कर रही है? सोसाइटी के लिए है वो भी एक प्रकार से, है ना। वो उनका पर्सनल गेन नहीं है, वो सोसाइटी के लिए है, वो सोसाइटी के लिए ये छुट्टियाँ दे रही हैं। इससे किसी न किसी प्रकार से सोसाइटी को फायदा होगा भविष्य में। कंट्री के डेवलपमेंट में भी ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूप से योगदान भी है। तो ये जो थिंकिंग रहती है, इस थिंकिंग को बदलने की आवश्यकता है ना। एनोनिमिटी का सिद्धांत मतलब ये होता है सीक्रेसी। जैसे मान लो किसी
बालिका या किसी लेडी के साथ में कोई गलत चीज़ होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ या इस तरीके की कुछ भी घटनाएं होती है ना, तो सबसे पहले उनको ये सिक्रेसी का एनर्जी का राइट होता है। उसका मतलब ये है कि उनका नाम कहीं पर भी उजागर नहीं होगा। जो विक्टिम होती है उसका नाम कहीं उजागर नहीं होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे हमारे जजमेंट में क्यों न हो, उनका नाम कहीं पर भी नहीं आता है। ये आप लोगों को सिक्रेसी का राइट होता है, ठीक है, जो इस टाइप की जो पीड़ित महिलाएं होती हैं। दूसरा जो होता है फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब होता है जैसे कई रहते हैं ना, गरीब परिवार के हैं हम, या वकील का खर्चा कैसे उठाएंगे, या अगर कोर्ट कचहरी में चले गए तो कितना खर्चा हो जाएगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है तो सहन कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक हमारा जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुका लेवल पे, है ना। तो हमारे कोर्ट में भी है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वकील साहब उसमें मेंबर भी हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब आप कोर्ट जाते हैं और ये चीज़ें आती है सामने, किस तरीके की घटनाएं हुई हैं, या आप लोगों को लीगल एड यानी कि फ्री अधिवक्ता, फ्री कोर्ट फीस नहीं लगता उसमें, और आप लोगों को फ्री में अधिवक्ता दिया जाता है। अधिवक्ता यानी एडवोकेट दिया जाता है। ये फ्री लीगल एड का आप लोगों का राइट रहता है। तो यहाँ पर एक और मजबूरी आप लोगों की खत्म हो जाती है। अब आती है तीसरी बात ये आती है कि आप लोग जब कोर्ट में आते हैं, है ना, तो एक केस था घरेलू हिंसा का केस। ये क्या होता है, घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा मतलब इकोनॉमिक एब्यूज, मेंटल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज ऑफ एनी वुमन, है ना। उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, और वो किसी वुमन के खिलाफ भी पेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा है तो पति के खिलाफ में केस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो भाई, पिता, पति, माँ, बहन, मतलब एनी एडल्ट पर्सन के विरुद्ध जिसके साथ आप रहे हो, आपके साथ मारपीट हुई हो, या किसी भी प्रकार की मेंटल या इकोनॉमिक अब्यूज हुआ हो, उसके खिलाफ आप वहाँ पर केस कर सकते हैं, है ना। एक आता है आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। दहेज की बात हुई अभी। दहेज अभी भी हमारे सोसाइटी में दहेज चल रहा है ना। ये चीज़ें होती है। शादी में कितना क्या मिल गया आपको, शादी में कितने पैसे आए, कितनी प्रॉपर्टी आई, वगैरह वगैरह, गाड़ी मिला कि नहीं मिला, अरे हमारा लड़का तो इस पोस्ट पे है तो उसको गाड़ी मिलनी चाहिए, इतने पैसे खर्च होने चाहिए, शादी में इतनी खर्चे होनी चाहिए, है ना, ये कैश मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह जो चीज़ें रहती है दहेज। तो शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद जो ब्राइड है ना, ब्राइड उसके माता पिता से, ब्राइड ग्रूम या उसके फैमिली के कोई भी या रिलेटिव, है ना, तो किसी भी प्रकार का डिमांड करते हैं तो वो डाउरी होता है। तो ये जो डाउरी है ये हमारी समाज की आज के टाइम की बहुत बड़ी कुरीति है। इसमें क्या होता है, इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे एक परिवार है जहाँ दो भाई हैं, एक भाई पूरी तरीके से समर्थ परिवार का है और दूसरा भाई जो है वो गरीब परिवार का है। दोनों की एक एक लड़कियाँ हैं। और जो समर्थ परिवार का व्यक्ति है उसने अपनी बेटी की शादी, दोनों अपनी बेटी की जिससे शादी करा रहे हैं सेम सोशल स्टेटस का व्यक्ति है। लेकिन क्या होता है कि वो जो व्यक्ति जो अमीर परिवार का है, मतलब परिवार दोनों का सेम है, जो ज़्यादा कमाता है, उसने क्या किया, अपनी खुशी से दे दिया गाड़ी, अपने दामाद को गाड़ी दे दिया। अब जो दूसरा है तो उसके पास तो है नहीं पैसे, खेत होगा या शायद वो भी ना हो, उधार लेना पड़े। तो अब यहाँ पर आता है क्या, तुलना चालू होती है कि तुलना जो सोसाइटी करती है कि इसने अपनी बेटी को क्या दिया, इसने अपनी बेटी को क्या दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो लड़की खुद तुलना चालू कर देती है कि जब बड़े पापा ने अपने बेटी को ये दिया है तो मुझे आप ये क्यों नहीं दे रहे, ये वाली चीज़ें चालू हो जाती है। तो ये चालू क्यों, ये क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास मॉरल थिंकिंग की कमी है ना। मॉरल थिंकिंग की कमी के कारण लड़की खुद कहती है कि जब बड़े पापा ने गाड़ी दी तो आप भी गाड़ी दो, भले आप ज़मीन बेच करके गाड़ी दो, चाहे आप उधार ले करके गाड़ी दो, लेकिन आप गाड़ी दो, है ना। ये जो भेदभाव ये क्यों होता है, इस व्यक्ति ने अपनी खुशी से दिया था, लेकिन इसकी इस खुशी के कारण सोसाइटी में इम्बैलेंस हो गया, है ना। ये परिवार नहीं, पूरी सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं। इस एक खुशी के कारण ये इम्बैलेंस हो जाती है सोसाइटी में।
इसके कारण भी कुरीतियाँ प्रारंभ हो जाती है। मारपीट वगैरह जो दहेज हत्या वाले जो केसेस आते हैं, उसके पीछे भी ये है, जितना दे पाया दे दिया, जितना नहीं दे पाया नहीं दे पाया, है ना। अब वहाँ पर डिमांड यदि होती रहती है आगे, तो मेंटली हैरास होकर या तो लड़की सुसाइड भी कर लेती है, या दहेज के लिए चलाने वाले केसेस भी होते हैं, जो कि अभी पहले से कम हुए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी बहुत मात्रा में ये चीज़ें होती हैं, है ना। ब्राइड बर्निंग के जो केसेस होते हैं ना, ये होते हैं। इसीलिए अभी भी जो नया हमारा IPC का जो नया आया है एक्ट, उसमें भी ये चीज़ें डाली गई हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हैं वही अधिनियम में लिखा हुआ है ना। अब ये एक चीज़ हो गई। तो इसके अगेंस्ट में होता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब जितनी भी लड़कियां हैं, आप लोगों को खुद इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम दहेज नहीं देंगे, चाहे हमको हाउसवाइफ बनना पड़े, चाहे हम किसी पोस्ट पे रहें। पहली बात तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना टारगेट बनाओ और कुछ ना कुछ अचीव करो, चाहे वो छोटी नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो। इकोनॉमिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट होना एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में, है ना। आप लोगों को इकोनॉमिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो 5,000 ही क्यों ना कमाओ, लेकिन इतना कमाना ज़रूरी है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हम शादी कर लेंगे, हमारा पति, नहीं, आप लोगों को कमाना पड़ेगा, नहीं तो इसके ड्रॉबैक्स होते हैं, है ना। भले 5,000 रुपये कमाओ, ऐसा नहीं है कि आप कमाओगे तो कोई भेदभाव आ जाएगा परिवार में, वो जो आप कमाओगे उसको परिवार में ही लगाओगे, है ना। लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहना आज के समय में किसी भी लेडी के लिए, किसी भी वुमेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, नहीं तो उसके सोसाइटी के ड्रॉबैक्स होते हैं। अब ये हो गया आपका डाउरी राइट्स है। अभी जो बात आई थी मैरिज, है ना, आपका राइट टू मैरी जो है वो आर्टिकल 21 में आपका फंडामेंटल राइट है ना। आपको किससे शादी करनी है, एडल्ट होने के बाद आपको किससे शादी करनी है, ये सारे जो, और किससे शादी नहीं करनी है, ये भी आपका राइट है ना। आप लोग को मालूम नहीं, आप लोग बोलते नहीं, वो अलग बात है। या आप लोग की कोई टारगेट नहीं है तो उसी चीज़ को अपना टारगेट बना लिया कि हमारी तो शादी होनी है, ये अलग बात है। लेकिन राइट टू मैरी जो है, ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट है। एक हादिया का केस हुआ था राजस्थान का, आप लोगों ने सुना होगा, गौरी देवी का केस, है ना। तो उसके बाद जो उस वुमेन ने बाल विवाह के खिलाफ में जो सोशल वेलफेयर के लिए वो कार्य करती थी, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद जो NGO से उन लोगों ने मिल करके इस तरीके का एक पेटिशन लगाया था, और उसमें ये चीज़ आई थी कि राइट टू मैरी जो होता है वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत एडल्ट होने के बाद कोई उसको प्रेशराइज करके किसी को भी मैरिज नहीं करवा सकता है। दूसरा हो गया राइट टू एडॉप्शन, है ना। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो भविष्य में, चाहे मैरिड वूमन हो चाहे अनमैरिड वूमन हो, मैरिड वूमन अपने पति के कंसेंट से, है ना। कई ऐसे होते हैं ना कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, लड़की बांझ है वगैरह वगैरह, टॉन्ट। इस तरीके के जो लोअर परिवेश के लोग रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं। यहाँ तक कि जो एजुकेटेड फैमिली है वहाँ भी ये चीज़ें होती हैं कि लड़की ही लड़की हो रही है, लड़का क्यों नहीं हो रहा, ये भी होता है ना। तो ये जो अपना एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है, इसके अंतर्गत राइट टू अडॉप्ट का भी अधिकार होता है, चाहे वो सिंगल लेडी हो और उसको अगर अडॉप्ट करना हो बच्चों को तब भी, और यदि मैरिड वुमन है तो विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, है ना, तो उसको भी ये राइट होता है। अब उसके बाद और चीज़ें होती है सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट वुमेन इन वर्क प्लेस, है ना। कई बार क्या होता है कि जो हस्बैंड रहते हैं वो अपनी वाइफ को नहीं भेजना चाहते, कह रहे तुम जॉब करोगी, तुमको मालूम है सोसाइटी कैसी है, बाहर कितने एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, लेडीज़ के साथ में कितनी गलत घटनाएं होती हैं। तो इसके अगेंस्ट में एक विशाखा कमेटी बनी थी, विशाखा गाइडलाइंस के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या है कि जो वुमेन वर्क प्लेस में है, मतलब कुछ भी वर्क कर रही है और जहाँ उनकी संख्या 10 या उससे अधिक है, वहाँ पर इंटरनल कमेटी बनाई जाती है ना, जो इस तरीके के केसेस की वर्क स्पेस में अगर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसको डील करती है। और ये जो है, इसके अलावा उस महिलाओं को FIR करने का भी राइट होता है। ये एक राइट तो होता ही है, इसके अलावा FIR भी कर सकती है अगर वो इसके फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो इसकी जो अध्यक्ष और सदस्य रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, और बाहर की कोई NGO के भी मेंबर को इसमें सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का राइट। अगर आप लोग वर्किंग वूमेन हैं या वर्क प्लेस में किसी भी प्रकार
प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, अब